हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और अपने दोस्तों को भी बताया करें, सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें बोलें, कोई जान पहचान का है तो। बहरहाल, तो आज हम अगला हेडिंग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कूलाम्स लॉ, जैसे कुछ किताबों में लिखा रहता है हेडिंग इम्पोर्टेंस ऑफ कूलाम लॉ, कूलाम के नियम का महत्व बताइए। या कहा जाता है कुछ बुक में ऐसा भी लिखा रहता है लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है। तो सब एक ही बात है, दोनों मतलब एक ही है। दोनों को हम देखो इतने पॉइंट में अधिकतम करेंगे, इससे विस्तृत नहीं है। तो पहला कूलाम्स ने कहा है कि कूलाम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए ही लागू होता है। जो सबसे कीमती है यही पॉइंट है, आप ध्यान दें। कूलाम का नियम जो है केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही लागू होता है। कूलाम का नियम इस टाइप के सेपरेशन, जो चार्ज का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इस टाइप से कंटिन्यूअस के लिए लागू नहीं होता है। इस टाइप से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, वितरित आवेश है, वहां के लिए कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। तो ध्यान दें, कूलाम का नियम केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही लागू होता है, इसकी इस प्रकार के लिए नहीं। हाँ, तो पहला पॉइंट हमें लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। दिस लॉ इज वैलिड फ्रॉम वेरी लार्ज डिस्टेंस टू वेरी स्मॉल डिस्टेंसेज। तो कूलाम का नियम बहुत छोटी दूरी से लेकर बहुत बड़ी दूरी तक के लिए सत्य है, लागू होता है। तो नाभिकीय दूरी जो होता है, नाभिकीय दूरी बहुत छोटी दूरी होती है, तो ये बहुत छोटी दूरी से लेकर बहुत बड़ी दूरी तक के लिए कूलाम के नियम लागू होता है। तो यही कूलाम के नियम का ये भी एक इम्पोर्टेंस है, लिमिटेशन है, ये भी आपको जानना चाहिए। एक चीज और, इन आवर डेली लाइफ, अपने दैनिक जीवन में वी एक्सपीरियंस मेनी फोर्सेज, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत फोर्स का अनुभव करते हैं, बहुत ज्यादा फोर्स का अनुभव करते हैं। और उनमें वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत कम होता है। जितनी ज्यादा फोर्स का अनुभव करते हैं उसमें ज्यादातर इलेक्ट्रिक फोर्स ही होता है। यही इस पॉइंट में बताया गया है। इन आवर डेली लाइफ वी एक्सपीरियंस मेनी फोर्सेज which are not gravitational but are electrical। मतलब हम अपने दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा फोर्स का अनुभव करते हैं जिनमें ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं के बराबर होता है। ज्यादातर क्या ऑन फोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स ही होता है। ये है लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ। तो तीसरा पॉइंट हमें लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, और आपको इससे पहले ही बताया गया है, इट इज वैलिड इफ बोथ चार्ज आर एट रेस्ट। ये पहले ही आपको बताया गया, कूलाम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज बताया गया है पहले से ही, और बताया गया है कूलाम का नियम तब लागू होता है जब दोनों चार्ज क्या रहे, एट रेस्ट पे रहे। तो उनके बीच केवल इलेक्ट्रिक फोर्स ही कार्य करता है, ध्यान दें। तो इट इज वैलिड मतलब कूलाम्स लॉ इज वैलिड इफ बोथ चार्ज एट रेस्ट। तो जो हम लोग पढ़े हैं वही पॉइंट इकट्ठा कर रहे हैं, और ये चीज जो है आपका हो गया। फिर पांचवें पॉइंट पे आते हैं, इट इज आल्सो वैलिड इफ वन चार्ज एट रेस्ट एंड अदर चार्ज इन मोशन। मतलब कूलाम का नियम तब भी लागू होता है अगर एक चार्ज रेस्ट पर रहे और एक चार्ज क्या करे, गति करे, तब भी कूलाम का नियम वैलिड है। हाँ, ध्यान दें। और लास्ट है बच्चों, इट इज नॉट वैलिड इफ बोथ चार्ज आर इन मोशन। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बहरहाल 5 पॉइंट ही क्लियर है, लेकिन ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए कि यदि दोनों चार्ज गति कर रहे हैं तो वहां कूलाम का नियम वैलिड नहीं है। एकदम गारंटी वाली बात है, इसमें आशंका नहीं है। तो आप इसे उतार लीजिए, फिर अगला हेडिंग पढ़ते हैं। तो हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग हमारा है कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन करना है बच्चों। हम लोग अब दैनिक जीवन में अनुभव किए हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होता है। भगवान का समय इतना कमजोर होता है कि पेड़ में आम सड़ जाए तो नीचे नहीं गिरता है, इतना कमजोर फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो पेड़ से आम गिर जाता है जमीन पर वो हवा के घर्षण की वजह से गिरता है। ऐसा नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स ने बहुत ताकत लगाई इसलिए वो जमीन पे आया। तो वो बहुत वीक फोर्स होता है और इसकी वजह से जो है घर्षण की वजह से ही आम या कोई चीज नीचे की ओर गिरता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। सबसे स्ट्रांग तो नहीं, फिर भी इसकी तुलना में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इलेक्ट्रिक से कल कारखाने, इंजन, मोटर सब बहुत कुछ चल रहा है। इलेक्ट्रिक से आपका ट्रेन चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स कितना स्ट्रांग होता है। तो फिर भी इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कुछ समानताएं हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू 1/4 इलेक्ट्रिक फोर्स जो है दो चार्जों के बीच वर्क करता है, चार्जों के बीच, पॉइंट चार्जों के बीच वर्क करता है। तो F इक्वल टू है 1/4 Q1 Q2 अपॉन R²। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दो बिंदु मास के लिए, पॉइंट मास के लिए लागू होता है। तो Fg इक्वल टू कैपिटल G M1m2 अपॉन R²। सब लोग दोनों फार्मूला जानते हैं। तो इनकी समानता क्या है? सिमिलैरिटी। तो बोथ फोर्सेज ओबे इनवर्स स्क्वायर ला, 1/R², 1/R²। तो दोनों फोर्स जो है इनवर्स स्क्वायर ला के नियम का पालन करते हैं। पहला पॉइंट ये सिमिलैरिटी में ये क्लियर होगा। दूसरा, बोथ फोर्सेज एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। तो मतलब कूलाम का नियम है, जैसे एक चार्ज ये Q1 कर दूं तो यहाँ पॉइंट सेंटर से आप लेते हैं ये Q2, ये डिस्टेंस R लेते हैं आप। तो बोथ फोर्सेज एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। अगर ये सवाल ये मास के रूप में है तब भी यही केस लागू होता है। तो ये सिमिलरिटी, बोथ फोर्सेज एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर। ध्यान दें, ये कूलाम के नियम पॉइंट चार्ज और पॉइंट मास के लिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, वो लागू होता है, और इलेक्ट्रिक फोर्स पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है। तो ये भी सिमिलरिटी आपको क्लियर हो गया होगा। बोथ, ये तीसरा पॉइंट देखें जो बहुत कीमती है, बोथ फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्स। बोथ फोर्सेज आर क्या होगा? संरक्षी बल कहते हैं हिंदी में। तो दोनों बल क्या है? बोथ फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्स। दोनों जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स जो है बच्चों क्लास 11th में आप पढ़ेंगे, क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे, 12th वाले हैं, और अभी तो हम यहां तक नहीं पहुंचे हैं क्लास 11th में, जब पढ़ाएंगे देखा जाएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स वह फोर्स होता है जो कि पथ पर निर्भर नहीं करता है। कंजर्वेटिव फोर्स वह फोर्स होता है जैसे ए से बी पे जाना है, इस रास्ते से जाइए, इस रास्ते से जाइए, इस रास्ते से जाइए, किसी भी रास्ते से जाइए जो है, या इस टाइप से हो कोई चीज, ए से सी पे आपको जाना है, चाहे आप सीधे जाइए, चाहे इस रास्ते से जाइए, इस रास्ते से जाइए। कंजर्वेटिव फोर्स है तो वो नियत रहता है। कंजर्वेटिव फोर्स जो है पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो चाहे इस पथ पर से जाइए, चाहे इस पर से कंजर्वेटिव फोर्स जो है पथ पर निर्भर नहीं करता है। एक बस इतना ही अभी जानिए। तो आपको ध्यान देना है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, दोनों कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स जो है पथ पर निर्भर नहीं करता। ध्यान दें, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे फ्रिक्शन, जितने प्रकार से फ्रिक्शन वाले फोर्स होते हैं सभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। जैसे विस्कस फोर्स, ये हवा के घर्षण वाला जो फोर्स कार्य करता है, या सड़क पे चलने वाला फ्रिक्शन, ये सब नॉन कंजर्वेटिव
फोर्स है। ये पथ पर निर्भर करता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है पथ पर निर्भर करता है। तो ध्यान दें, आपको ये ध्यान देना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, जबकि फ्रिक्शन वाला जो भी फोर्स है, जितने भी प्रकार का फोर्स है फ्रिक्शन वाले, सभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो ये बच्चों हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में सिमिलैरिटी, इसे आप उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, हम लोग देखेंगे, हम लोग कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का अध्ययन किए, जिनमें 3 सिमिलरिटी का हमने अध्ययन किया। तो उनके बीच कुछ डिफरेंस है, अंतर भी है, उसे भी अध्ययन किया जाए। तो पहला अंतर देखते हैं, द इलेक्ट्रिकल फोर्स में बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है अट्रैक्टिव होता है और रिपल्सिव भी होता है। सेम चार्जों के बीच रिपल्सिव फोर्स कार्य करता है, जबकि अपोजिट चार्जों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स कार्य करता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स में आप अध्ययन किए होंगे, 2 बिंदु द्रव्यमानों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत केवल अट्रैक्शन फोर्स ही आता है। तो ये आपको जानना चाहिए। हाँ तो बच्चों यही इतना है। द इलेक्ट्रिकल फोर्स में बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, व्हाइल द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। हाँ, दूसरा पॉइंट पे हम गौर करते हैं, द इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए आपको बताया कि बीच में माध्यम होने पर इलेक्ट्रिक फोर्स का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, के टाइम्स कम हो जाता है, मतलब के टाइम्स कम हो जाता है। के का मान जो है एयर के लिए 1 होता है, ये सब बताया गया है। अगर 2 पॉइंट चार्ज के बीच एयर या वैक्यूम है तो ऐसी दशा में इलेक्ट्रिक फोर्स का मान मैक्सिमम होता है। और बस यही दूसरा पॉइंट है। तो सब बताया जा चुका, बशर्ते उसे पॉइंट से लिखना है। द इलेक्ट्रिकल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, व्हाइल ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। कुछ भी बीच का माध्यम हो, 2 वस्तुओं के बीच हमेशा जो भी फोर्स कार्य करता, बीच में कौन है, कैसा मीडियम है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान दें, पॉइंट 2 भी ये है। पॉइंट 3 बच्चों, ये भी हम बता ही चुके अभी, इलेक्ट्रिकल फोर्स आर मच स्ट्रांगर कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं शुरू में ही कह चुका हूं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स का मान जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में बहुत अधिक होता है। तो 3 हम आपको सिमिलरिटी पढ़ाए बच्चों, 3 जो है आपको हम पढ़ाए डिफरेंस पढ़ाए, क्या अंतर है ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। तो आप इसे उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी आज जो है बहुत शोर हो रहा है, इसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है, वीडियो छोटा बनाना पड़ेगा, तो टाइम गड़बड़ हो गया है। तो हमें एक एग्जाम्पल लिखना था यहाँ पे। एग्जाम्पल में बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन इज 36 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। अगर 2 प्रोटॉन है, हाँ विद्यार्थी देखें, इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब 2 प्रोटॉन अगर बच्चों हैं, 2 प्रोटॉन रखे हैं r दूरी पर, QP 2 प्रोटॉन हैं, इनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जब रेशियो लिया जाएगा बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फोर्स 10⁻36 टाइम्स क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो कोई निकालना चाहे तो कोई असंभव वाली बात नहीं है। तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो Fp अगर कोई निगमन करना चाहे तो ये 9 × 10⁻9 हो जाएगा। Q1 Q2 1.6 × 10⁻19 1.6 × 10⁻19 अपान बीच की दूरी। रेशियो लिखना है तो सेम डिस्टेंस पे रहेंगे, और यही चीज क्या लिखना रहेगा,
ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए G रहेगा 6.67 गुणे 10⁻⁻11 और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है इतना गुणे इतना, इतना गुणे फिर इतना, दो प्रोटॉनों के बीच, और फिर गुणा करेंगे, फिर डिस्टेंस आर लेंगे, रेशियो लेंगे। तो बच्चों जो है ये चीज जो है दो प्रोटॉनों के बीच जो पाया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है 10⁻36 टाइम्स क्या होता है, ग्रेटर होता है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल होगा तो हम लगवाएंगे, उदाहरण में बहरहाल यहाँ लिखवा दिए हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन है, इन केस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का आवेश भी कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम ही होता है। ये ऋणात्मक होता है, बस इतनी सी बात है, ये होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है बच्चों वो 9.1 गुणे 10⁻31 kg होता है। तो फिर इन दोनों का प्रयोग करके इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का हम अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है 10⁻43 टाइम्स ग्रेटर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन कितना बड़ा है। तो आप बच्चों इसको उतार लीजिए, ये हेडिंग खत्म होता है। तो हाँ बच्चों, एक और नोट हमें आपको लिखाना था न्यूमेरिकल के लिए जो बहुत जरूरी हम समझते थे, इसलिए हम आपको लिख दिए। इन फ्यू प्रॉब्लम्स, कुछ समस्याओं में द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लामीज थ्योरम इज वेरी यूजफुल। एक लामी का प्रमेय है जिसे आज हम डेरिवेशन किए हैं वेक्टर 11 का एक वीडियो आज हम यूट्यूब पर डाले हैं अभी सुबह। तो वो वीडियो में इसका डेरिवेशन है और उस थ्योरी का यहाँ पे उपयोग है, वहां पे डेरिवेशन किया गया। मैं चाहूंगा कि वेक्टर 11 हमारा वीडियो आज पढ़ा है उसे आप देख ले, तब ये पढ़ें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं यहाँ शॉर्ट में थ्योरी बता दे रहा हूँ। इफ इन फ्यू प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लामीज थ्योरम इज वेरी यूजफुल, मतलब कुछ प्रॉब्लम में लामी का प्रमेय जो है बहुत उपयोगी होता है। जैसे यहाँ पे एक ही बिंदु से F1 बल, F1 और F2 और F3 कार्य करे तो F1 के सीध पे ये वाला कोण अल्फा हो और F2 के बीच इधर कोण बीटा हो और ये F3 हो, तो इसे कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं। जब एक बिंदु से कई फोर्स गुजरे इस टाइप से तो वहां कॉन्करेंट फोर्स कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इफ 3 concurrent forces वेक्टर F1, वेक्टर F2 एंड वेक्टर F3 एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ये इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में अगर है तो नियम ये है वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 इक्वल टू 0। देन तब स्केलर फॉर्म में बच्चों लामी का प्रमेय होता है F1 वेक्टर नहीं लगाएंगे, F1 अपान साइन अल्फा, F2 अपान साइन बीटा और F3 अपान साइन गामा करके लिखा जाता है। ये लामी का प्रमेय है। इसे मैं फिर कह रहा हूं, ये डेरिवेशन आज ही हम वेक्टर 11 करके वीडियो डाले हैं आज ही यूट्यूब पर, वो वीडियो देखें और ये लामी के प्रमेय को वहां समझें। वहां वेक्टर द्वारा बहुत अच्छी तरीके से ये चीज समझाया गया है। इसे साइन लॉ भी कहते हैं, वहां कासिन लॉ और साइन लॉ करके है हेडिंग। तो आज बस बच्चों इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।